नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी का डोजो प्लान देश के सामने आया है। अब क्या है ये डोजो प्लान, इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पिछली बार की थी, अब वो एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। और पिछली बार जब वो यात्रा करते थे तो मार्शल आर्ट से जुड़े हुए कई लोग, छात्र, युवा उनसे मिलते थे, और इसीलिए उन्होंने सोचा है इस बार वो डोजो यात्रा करने वाले हैं। और ऐसे ही अंदाज में से ट्वीट भी किया गया है, इस पर पोस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ राहुल गांधी का डोजो प्लान है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके अपने साथ। अब समझिए, देखिए, इस देश में 22% युवा वोटर्स, लगभग 23% युवा वोटर्स हरियाणा में है, और जम्मू कश्मीर में 29% युवा वोटर्स है। हम आपको दिखाएंगे ये युवा वोटर्स, महिला वोटर, ये किस तरफ जाते भी रहे हैं। 19 के चुनाव में, 24 के चुनाव में ये किस तरफ गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दिलचस्प ये भी है कि दोनों ही पार्टियां नए सिरे से अपने अपने सिर पर, आप कह सकते हैं, अपने अपनी पार्टी में नई ताकत झोंक रही है। नए सिरे से आने वाले चुनाव के बाद, अभी होना तो 4 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, और वो भी सिर पर आ चुका है। क्या है दोनों पार्टियों की रणनीति, क्या है राहुल गांधी का डोजो प्लान, और क्या है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित ये सदस्यता अभियान, जिसकी कर रहे हैं पीएम शुरुआत। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर अजय आलोक, सुरेंद्र राजपूत, आशुतोष वर्मा होंगे समाजवादी पार्टी से आमने सामने। लेकिन पहले ये तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है। राहुल के साथ एक ट्रेनर भी है। सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ। राहुल गांधी के पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप में हर शाम जियो जित्सु प्रैक्टिस करने का रूटीन था। यह फिट रहने का एक सीधा सा तरीका था, लेकिन यह जल्दी ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते, वहां यात्रा में शामिल लोग, उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स शामिल होते थे। पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना। वीडियो में राहुल गांधी ने अपने बारे में बच्चों को जानकारी दी कि वो किस मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, किस में ब्लू बेल्ट। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जूजित्सु भी करता हूँ, जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को अलग अलग अंदाज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। राहुल ने एक्स पर आगे लिखा, हमारा मकसद इन युवाओं को इस जेंटल आर्ट की खूबसूरती बताना था। मेडिटेशन, जियोजित्सु, अकीडो और नॉन वायलेंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। हम चाहते थे कि हिंसा की जगह उनमें जेंटलनेस हो, जिससे उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने में मदद मिल सके। क्या सीखे एक वर्ड में? ग्रेविटी क्या है मतलब सेल्फ डिफेंस का? सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। वेरी गुड। आपको क्या लगा? सेल्फ डिफेंस। ओके, मैंने सीखा तुम पांचों की तरह मस्ती कैसे करनी है क्लास में। राहुल के पोस्ट की आखिरी लाइन है कि जल्द आ रही है भारत डोजो यात्रा। डोजो मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग स्कूल को कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां लोग जूडो, कराटे या किसी दूसरे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की डोजो यात्रा का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल जल्दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं, जिसका सियासी मकसद युवाओं को जोड़ना हो सकता है? 2019 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत डोजो यात्रा उस फिट इंडिया का जवाब हो, या फिर लड़ाई की तैयारी का संदेश? मैं समझ रहा हूँ कि जो है इट इज अ रिफ्लेक्शन, जो है कि आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार के उससे आप एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर, पूरा सीरियसली लेते हैं। 1-2 जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज। जोड़ने की बात करें तो वो चाह क्या रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का भाग फिर से बने क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा है। जब से वो
टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ मिले बहुत पहले की बात है। ये जोड़ने की उनमें कहां से बात आ गई है? भारत जुड़ा हुआ है, मजबूत है। अब दूसरी बात उसमें कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंफू, दो भी बोल रहे हैं, जिजुत्सु, ये सब कहां सीखा उन्होंने? भारत में सीखा, चीन में सीखा। चीन के साथ कांग्रेस का एक नाता भी चलता रहा है, उन्हीं के राजदूत से मिले जब गलवान और ये सब हो रहा था, डोकलाम हो रहा था। तो इसीलिए ये बड़े गंभीर सवाल उठेंगे राहुल गांधी जी पे कि उनकी मंशा क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राहुल गांधी का वीडियो हरियाणा चुनाव को लेकर भी काफी अहम है, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से बड़ी तादाद में खिलाड़ी आते हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। बैठकों का दौर चल रहा है और टिकट के दावेदार फाइनल किए जा रहे हैं। सैनी साहब के 6 महीने, खट्टर साहब के 9.5 साल के अपराधों को और पापों को तो खत्म नहीं कर पाएंगे। लोगों को वो 9.5 साल अच्छी तरह याद है। हम मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तो एनर्जी डालने के लिए राहुल गांधी की प्रस्तावित डोजो यात्रा कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मुहिम भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तैयारी दोनों ओर से है। बीजेपी भी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। क्योंकि पहला चरण सदस्यता का 2 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी सदस्य बन के उस अभियान को शुरू करेंगे और हम लोग 25 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मोर्चे, प्रकोष्ठ, संगठन के सभी लोग सभी बूथों पर जाकर सदस्यता अभियान को घर घर जाकर पूरा करेंगे। देश बनाएंगे, मैं देश में ही चलूंगा। राहुल के वीडियो का संदेश जो भी हो, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस मजबूत लड़ाई की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चाहे आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनुप्रिया जुड़ गई हैं जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगी, और हमारे साथ आशुतोष वर्मा जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो राहुल गांधी का डोजो प्लान क्या है, ये सुरेंद्र राजपूत जी आपसे एक छोटे जवाब में, क्योंकि शुरुआती में चाहती हूँ कि आप सब छोटे छोटे जवाब दें, उसके बाद हम लोग एक बहस की शुरुआत करेंगे। अभी तो समझे कि क्या क्या प्लान है, ये डोजो प्लान क्या है राहुल गांधी? अंजना जी कहते हैं ना कि देहु शिवा बर मोहि है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरे, न डरे अरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। अगर हम आतताइयों से लड़ने की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज की डेट में एक देश में स्टेट्समैन की तरीके से हैं, और स्टेट्समैन और नेता की ये जिम्मेवारी खाली वोट लेना ही नहीं होता है अंजना जी। स्टेट्समैन की जिम्मेवारी समाज को बनाना भी होता है, सुदृढ़ करना भी होता है, मोहब्बत सिखाना भी होता है। अगर कोई ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, नकारात्मक शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको सकारात्मक रूप में भी लाना होता है। कल के भारत को भी बनाना होता है, फिट इंडिया को भी करना होता है, और इसके साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके का एक भाव चला हुआ है नकारात्मकता का, चाहे वो सांप्रदायिकता का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, उस भाव से देश को निकाल के, देश के बच्चों को निकाल करके आने वाले समय में उनको तैयार करने का भी होता है। तो यहां पर राजनीति के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी चीन की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की, कभी बांग्लादेश की, क्योंकि इनके पास सिवाय वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान को बांटने का कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास प्लान है, हम लड़कों को, बच्चों को खिलाएंगे भी, फिट भी करेंगे, और उन्हें देश के लिए भी तैयार करेंगे। हाँ। और वो जो कहते हैं ना कि हम सब लोग जो हैं एक कम्युनिटी के हिसाब से इसको फिट करेंगे, इस देश को फिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमें उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक समझ गए होंगे आप क्या कह रहे हैं। असल में शुरू में बड़ा कंफ्यूजन हुआ, हमें लगा कि जोड़ों को उल्टा गलत स्पेलिंग तो नहीं है, टाइपो तो नहीं है, डोजो, तो इसीलिए हमने सोचा आपसे समझ ले। तो आप कह रहे हैं कि वो प्यार की दुकान, प्यार भी बढ़ाएंगे और मार्शल आर्ट्स भी सिखाएंगे। अब ये जो सदस्यता अभियान आपका है भारतीय जनता पार्टी का, वो समझाइए, क्योंकि ऐसे तो अनेकों सदस्यता अभियानों की आप लोग बात करते रहे। आप कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा आपके सदस्य हैं, तो नए सिरे से सदस्यता अभियान का क्या तात्पर्य है? और राहुल गांधी का डोजो प्लान, वो कह रहे हैं जो समाज में नफरती भाव आ गया है उसके खिलाफ वो प्रेम और मार्शल आर्ट्स दोनों सिखाएंगे। अजय जी। देखिए अंजना जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का कोई नया नहीं है।
ये हमेशा होता है और हमेशा हमारी टारगेट होती है कि पिछले बार के सदस्यता अभियान से ज्यादा सदस्य जुड़े, ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े, और उसके लिए हम पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं और सारी प्रदेश इकाइयां लगती है, केंद्रीय नेतृत्व लगता है, सब लगते हैं। इवन कि प्रधानमंत्री भी सदस्यता सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग लेना शुरू करते हैं। देखिए, ये डोजो प्लान नहीं है, सुरेंद्र भाई है बैठे हुए, एक एहसास है, एक दर्द है, इसको डोज प्लान कहिए, डोज प्लान। वो डोज प्लान क्या मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक शेर राहुल गांधी जी पे जरूर बनता है कि हर रोज हम हसरते दीदार लिए हुए आंखों में बन के पागल तीरी गलियों में फिरा करते हैं, कभी डीटीसी बस में, कभी कैब में, कभी खेत खलिहान में, कभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, तो तीरी गलियों फिर रहे, हसरते दीदार प्रधानमंत्री का पद आय हाय हाय मिलने वाला है नहीं। अब ये डोज यात्रा क्या है? देखिए, जैसे हमने देखा कि जब पिछली यात्रा हुई तो बहुत अच्छा डोज दिया गया था। मैं तो हमेशा कहता था कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। अच्छा डोज दिया, शुरुआत की कि मैं बरबरी का टी शर्ट सिर्फ पहनूंगा क्योंकि मुझे देश के गरीबों को ठंड कैसे लगती है उसका एहसास करना है। उसका एहसास करने के लिए 41,000 रुपए की बरबरी की टी शर्ट पहनी गई। उतने में अगर कंबल बांट देते तो गरीबों का भला होता। इनॉग्रेशन यात्रा की कहां से हुई? करते हैं कन्याकुमारी से एमके स्टालिन। कौन सी पार्टी? जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की पक्षधर है, जो लिंग भाषा के आधार पर हमेशा बांटती रही। आगे बढ़ते हैं, केरला जाते हैं तो कौन मिलता है? जॉर्ज पुनैया से दीक्षा लेते हैं। के बारे में प्रभु कुछ तो दीक्षा बताइए, दीजिए, बीजेपी पर जीसस सबसे बड़ा है। बीजेपी पर कुछ तो बोलिए। अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है तेरे डोज डॉक्टर साहब, बीजेपी का तो बता ही दिया है। अरे डॉक्टर साहब, सदस्यता अभियान पर तो जरा बोलिए। आप सीधा थीसिस लिख रहे हैं राहुल गांधी पर। नहीं, पीसी में नहीं, थीसिस नहीं लिख रहा हूं राहुल गांधी पे। मैं राहुल गांधी के बारे में ही बता रहा हूं कि कैसे डोज देंगे। बीजेपी की जो सदस्यता अभियान मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में, ये मैसिव सदस्यता अभियान होगा। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य पिछले बार से भी ज्यादा सदस्यता हासिल करने का होगा। ये हम हर बार करते हैं और पूरे जोश के साथ करते हैं। मैंने तो ओपनिंग इसी से की थी। लेकिन राहुल गांधी का डोज प्लान देखिए कितना भयानक है। आप जॉर्ज पुनैया पे नहीं मुझे रोक दिया। अरे थोड़ा आगे बढ़ते, आपको याद है ना बछड़ा का गला काटा था केरला में, वो क्या मकुती भी साथ में घूम रहा था। कन्हैया कुमार की तो बात छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो टुकड़े टुकड़े, प्रशांत भूषण की बात छोड़ दीजिए जिसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। ऐसे ऐसे बहुत महान लोग, पूरा जॉर्ज सोरोस गैंग साथ में घूम रहा था, उनकी बात छोड़ दीजिए। मेघा पाटकर भी थी भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो लगातार इतने लोग साथ में घूम रहे थे। और तो और यूपी पहुंचे तो राहुल भगवान राम बन गए। यूपी पहुंचे तो अयोध्या में राम मंदिर में ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की धज्जियां उड़ा दी। आसाम पहुंचे तो वहां पे काले झंडे दिखाए गए तो मॉब वायलेंस करवा दिया। उस पर वहां के मुख्यमंत्री को बोलना भी पड़ गया उनको कि आजकल थोड़ा सद्दाम हुसैन के लुक में लग रहे हैं। तो हर राज्य में जहां जहां गए हैं डोज दिया है। मध्य प्रदेश पहुंचे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, आज तक ने दिखाया डोज। जम्मू कश्मीर पहुंचे, अरे सुनिए, कठुआ रेप केस के लाल सिंह को साथ लेके घूम रहे थे, कांग्रेस को भी ऑब्जेक्शन हो गया। दिग्विजय सिंह ने कह दिया, फिर कहा उनके सामने कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, एयर स्ट्राइक फर्जी थी। तो ये लगातार जो डोज यात्रा है ना, ये डोज यात्रा कंटिन्यू करेगी। और तो छोड़िए, आजकल वकीलों की अच्छी फौज रखने लगे, यूके से भी वकील आते हैं। अभय थिप्से जो नीरव मोदी का बचाव कर रहे थे यूके के कोर्ट में, उसको भी साथ में लेके घूम रहे थे। तो डोज यात्रा नंबर 2 शुरू होने वाली है। अब इस तरह का डोज और मिलेगा लोगों को। सुरेंद्र जी, एक जवाब आप इसका दे दीजिए, उसके बाद बाकी दो मेहमानों के पास में जाऊंगी। इधर खेलो इंडिया पीएम ने आज ही के दिन शुरुआत की थी, तो क्या उसी से मिलता जुलता ये मार्शल आर्ट्स वाला और जो उनके हमले थे उसका भी जवाब? अंजना जी, आपने बड़ा अच्छा शुरू किया था। आपने कहा था भाई अपनी अपनी पर बोलो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से इतनी दरिद्र हो गई है कि आज की डेट में बगैर राहुल गांधी के इनका काम नहीं चलता। भाई वैचारिक दरिद्र रहिए आप और दरिद्र हो जाइए, और सुबह शाम राहुल गांधी का चालीसा पढ़िए आप। अजय आलोक जी, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप करिए। हम तो कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम धड़कनों के साथ हैं, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आप काटिए हमारी गर्दन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता ने आपको अयोध्या भी हराया है, जनता ने आपको बद्रीनाथ भी हराया है, जनता आने वाले समय में आपको केदारनाथ भी हराएगी, और जनता ही पूरा देश भी हराएगी। इस चीज को जान लीजिए। हम आपकी नकारात्मक बातों का बहुत ज्यादा जवाब देने के मन में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि आपका सदस्यता अभियान एक लाइन में खत्म हो रहा है, और आपका राहुल गांधी का डर
जो है वो पूरा 5 मिनट का थीसिस लिख के जा रहा है। हम तो कहते ही हैं कि हम तो गांव-गांव जाएंगे, पांव जाएंगे, नगर जाएंगे, डगर जाएंगे। अरे और हर जगह 240 वाला 99 से डरा हुआ है। अरे राजपूत जी यही तो, हाँ बिल्कुल 240 वाला 99 वाले से डरा हुआ है। हाँ, यू रियली हैव अ वैलिड पॉइंट। यही तो सबसे बड़ी समस्या, यही तो खोज का विषय है कि जो 99 वाला है वो 52 से 99 पहुंचा और जो 240 वाला है वो 300 से 240 पहुंचा है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि इन्हें प्रेशर में पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व की ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में 44 सीटों पर घोषित करती है, फिर 44 नाम वापस ले लेती है, फिर 15 नाम घोषित करती है। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो हरियाणा के चुनाव को कहती है कि साहब टाल दिए जाए। इसलिए टाल दिए जाए कि 5 दिन की छुट्टियां मिल रही, क्यों? इनको लड़ने के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड का बिल भी तुरंत टाल देती है, जो 45 की लेटरल एंट्री भी आरक्षण के विरोध पर के डर से तुरंत टाल देती है। आज की डेट में ये यूटर्न वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहुल गांधी से भी डरा हुआ है, इंडिया गठबंधन से भी डरा हुआ है। और आने वाले समय में आप जो प्लान से भी डरेंगे। आप इस प्लान को कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और हम वही राजनीति करेंगे। अजय आलोक जी कितना भी बोले, अगर अजय आलोक जी को टिकट मिल जाता लोकसभा का तो भाई ये जीत जाते, हम मान लेते हैं इनको। लेकिन इनको तो यही ठिठराई करने के लिए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। डोजो प्लान, पता नहीं क्या क्या। अरे ये फिर ऐसे शब्द मत बोलिए ना। अजय आलोक जी, आपका कोई जवाब नहीं देंगे। टिकट तो आपको भी नहीं मिला। अरे राजपूत जी, टिकट तो आपको भी नहीं मिला। कहाँ मिला? हमने सारे इतने प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आते हैं। हमने नहीं, अच्छा मांगा नहीं था। हमने मांगा भी नहीं था। अजय भाई ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। और हाँ ठीक है, हाँ अजय आलोक जी छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ, क्योंकि आज मैं भी तीसरी जगह पे हूँ, थोड़ा सा ये वॉइस गैप हो रहा है बीच में, तो आप लोगों से गुजारिश करूँ कोऑर्डिनेट कीजिए। हाँ बोलिए अजय आलोक। नहीं अंजना जी, मैंने तो अपने वक्तव्य में जो अगर एक भी बात गलत बोली हो तो सुरेंद्र भाई मुझसे कहें। जितना मैंने गिनवाया लाइन से पूरे देश में अलग अलग राज्यों के बाद एक भी बात गलत बोली हो तो मुझे बताइए। लेकिन सुरेंद्र भाई इतने बिफर गए कि डोजो प्लान आज लॉन्च हुआ है, कहने क्या ये डोजो प्लान खुद ही बोलने लगे। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो बोला डोज प्लान, कि दोबारा डोज देने का प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है, दोबारा जाके डोज दीजिए जनता को फिर से। लेकिन काठ की हांडी तो बार बार नहीं चढ़ेगी। आरक्षण संविधान बार बार नहीं चलेगा। संविधान की बुक लेके क्यों नहीं घूम रहे हैं आजकल पिछले 15-20 दिन से? कहाँ गया संविधान? और दूसरी बात, अजय आलोक जी इसमें क्या गलती है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे और वो प्यार सिखाएंगे। क्या मैं तो चाहता हूँ, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो चाहता हूँ फुल टाइम टीचर बन के मार्शल आर्ट सिखाएं। कम से कम एक चीज तो सिखा सकते हैं, नहीं तो बाकी तो सिर्फ नफरत की दुकान चलती है ना। एक पॉजिटिव चीज सिखा सकते हैं, मार्शल आर्ट्स खोलना यहाँ दिल्ली में, बच्चों को सिखाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट दें। ट्यूशन में क्या दिक्कत है? तारीफ होगी पूरे देश में कि एक नेता ऐसा भी जो मार्शल आर्ट सिखाता है, क्या दिक्कत है? हम पॉजिटिव बातों से घबरा नहीं रहे। लेकिन ये जो डोजो प्लान है, ये डोजो प्लान नहीं है, ये डोज प्लान। ये डोज प्लान फिर से नफरत बांटने के लिए निकलेगा। इसके प्रति सचेत करना एक राजनीतिक दल के तहत हमारी जिम्मेदारी। निकलते हैं एक बार जल्दी से। पहला डोज प्लान ये दे चुके हैं, दूसरा डोज प्लान में निकल रहे हैं। हम पूरे सेंटर खोलेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से आशुतोष वर्मा जी, अब आपकी बात का पूरा मान भी रखेंगे, सम्मान भी रखेंगे। अंजना जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप भी मार्शल आर्ट सीखेंगे, आप भी अब ब्लू बेल्ट ब्लैक बेल्ट बन के आइएगा एकदम। बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आशुतोष जी देखिए चक्कर क्या है आशुतोष जी चक्कर क्या है कि देखिए युवा वोटर और पूरे देश में हम देखें 22% युवा वोटर है, जो हम 18 की उम्र से 29% के बीच का देख रहे हैं। 23% के आसपास हरियाणा में है और लगभग 29% जम्मू कश्मीर में है। उनको टारगेट करने का एक तरीका, इधर खेलो इंडिया है, बीजेपी का सदस्यता अभियान है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा अखिलेश बाबू को कि वो इस रेस में पीछे हो रहे हैं? देखिए चित्रा जी,
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपने पे तर्क रख सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक युवा पार्टी है, ये सबको पता है। और इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व किया, सबसे युवा पार्लियामेंटेरियन की टाइप से काम किया है। और मुझे लगता है, माफ कीजिएगा अंजना जी, तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता में अगर युवाओं का कोई आइकन है तो वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने हर बार इस बात को प्रूव किया है, चाहे अपनी भाषा शैली से, चाहे अपने आचरण से, और चाहे अपनी पढ़ाई से, चाहे अपने व्यवहार से, कि किस प्रकार से युवाओं को वो आकर्षित करते हैं। और 2022 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में युवाओं का पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिला है। उसी रिक को लेते हुए चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए उसमें कोशिश कर रही है। और हम चाहेंगे कि हम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां पे इलेक्शन भी लड़े। अंजना जी, चलिए, अब इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे, लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी से, जेडीयू से अब अनुप्रिया पटेल जी आपसे कमेंट जल्दी लेते हैं। अनुप्रिया, माफ कीजिएगा, अनुप्रिया जी, अब मुंह पर मंत्री जी जो है उनका नाम चढ़ा हुआ था, इससे गलती हो गई मुझसे। अनुप्रिया जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन राहुल गांधी के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 19 के बनाम 24 आते आते आगे बढ़ी है। चैलेंज तो दूसरी तरफ ज्यादा है ना, जहां पर आपको सीटों को आगे बढ़ाना है। आप पूर्ण बहुमत की 400 पार का दम भर रहे थे और 240 पर आए हैं। एनडीए की सरकार बनी है आप लोगों के साथ से, तो किसका पलड़ा इस खेल में आपको भारी दिख रहा है? अनुप्रिया। अंजना जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। और ये विषय ही बड़ा मैं कहूंगी कि जहां पे दो अलग अलग पार्टियों की सदस्यता अभियान या अपने संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है। ये तो बहुत स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सबको ये आजादी है कि वो अपने संगठन के लिए काम करे। भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इतने कंफ्यूजन में है कि हर बार अपनी यात्रा में को नाम बदल देना। डोजो, जो कि इस यात्रा का नाम रखने से अच्छा मुझे लगता है कि कांग्रेस को, खासकर जिनकी नैया डूबी हुई है, और अभी सुरेंद्र राजपूत जी कई बार निगेटिविटी की बात कर रहे थे, नकारात्मकता की बात कर रहे थे। आपने जो इंक्रीजमेंट आपके लोकसभा में इलेक्शन में जो रिजल्ट में आया है, राजपूत जी आपको भी पता है कि आपने झूठ के सहारे पाया है। पूरे देश में आपने नफरत की दुकान खोली थी, कहा था संविधान खतरे में है, और जिस संवैधानिक ढांचा के अनुसार आपने चुनाव लड़ा, लोकतंत्र में जनता ने चुनाव जिताया, फिर से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और आपको फिर से सत्ता से बाहर रहने का मौका मिला। ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत को जोड़ने की जरूरत है। तो आप महागठबंधन को जोड़िए। अभी साथी बैठे आपके प्रवक्ता सपा के, उन्होंने कहा कि सबसे युवा नेता तो भाई अभी अखिलेश यादव जी हैं। मतलब आने वाले 2029 में भी महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, या अब से ही रेस चालू हो गया है कि नहीं। यहाँ तो आरजेडी के नेता कहेंगे हम युवा हैं, सपा के नेता कहेंगे हम युवा हैं, और जो देश के सबसे मोस्ट बैचलर युवा जो हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो युवा हैं। और जब तक वो प्रधानमंत्री ना बनेंगे वो युवा ही रहेंगे। देखिए, अपनी पार्टी को आप जी अनुप्रिया जी, आपको तो इस रेस का अच्छा खासा अनुभव होगा, क्योंकि आप लोग अभी अभी इस रेस को गुजर के निकले हैं और इधर एनडीए में आ गए हैं। इसका एक जल्दी से जवाब मैं ले लेती हूँ सुरेंद्र जी से। देखिए सुरेंद्र जी, जैसे हमने वर्मा जी से पूछा कि अखिलेश बाबू कहीं इस रेस में पीछे तो नहीं हो रहे, क्योंकि क्लियर एक ट्रेंड है, कांग्रेस पार्टी को युवा वोटर्स में इजाफा हुआ है, और इसी वजह से बीजेपी का भी अगर हम देखें तो उनका रुख रहा है। चाहे जो ज्ञान पीएम ने वर्ड दिया उसमें वाई से युवा ही था। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर योजना, ये सब टारगेटेड इसीलिए है कि युवाओं को अपनी तरफ करना है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं वाली एक आपसी रस्साकशी तो चल ही रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच? दो चीजें बड़ी साफ है। हम तो बहुत साफ कहते हैं, अभी क्या नाम आशुतोष भी बैठे हुए हैं, हम तो कहते हैं दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, स्टालिन साहब हो, उद्धव साहब हो, हमारे सारे के सारे नेता हैं और हम कह सकते हैं कि इनमें सब में प्रधानमंत्री बनने का गुण है। सब युवाओं को आकर्षित करते हैं।
क्या क्या नाम ये अजय आलोक जी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री और कोई बन सकता है इनके यहाँ? हम कह सकते हैं खड़गे जी भी बन सकते हैं, अखिलेश जी भी बन सकते हैं, उद्धव जी भी बन सकते हैं, शरद साहब भी बन सकते हैं, और प्रबल संभावनाएं और सारे के सारे जो हमारे गठबंधन के इनके स्टालिन साहब भी बन सकते हैं, हमारे यहाँ है। लेकिन क्या इनके यहाँ है? नहीं है। तो आप हमारे यहाँ के साथ है, राहुल जी तो है ही हैं। हम तो कह रही हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। और रही बात अनुप्रिया जी की, तो अनुप्रिया जी को तो हम एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारी छोटी बहन जैसी है, आज पहली बार सामने आई है। तो अनुप्रिया बहन कल आप चिंता मत करो, पहले अजय आलोक भी आपे की तरीके से बतियाते थे, भाजपा में चले गए, आप हमारे यहाँ आ जाओगी कल। नीतीश कुमार जी अगर पलटी मार के इधर आ गए तो तब क्या कीजिएगा आप? तो आप ऐसा कुछ मत कहिए जिसमें कल की डेट में आपको अंजना जी लिख लेती हैं बयान सारे। अब तो पोचिंग इतनी ओपन हो गई है कि नेशनल टीवी पे पोचिंग हो रही है। अनुप्रिया जी छोटा सा जवाब, फिर अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। छोटा सा अनुप्रिया जी। अंजना जी आपके डेब्यू मैच में ही आपको उन्होंने वो कर दिया है। नहीं, मेरी मुलाकात कई चैनलों पे हुई है, आपके चैनल पे पहली बार मुलाकात हो रही है। बट मैं कह रही हूँ कि मेरी चिंता ना करे। देखिए, चिंता अगर करनी है तो कांग्रेस की करे। बहुत जोरों यात्रा निकाला, लेकिन आपके सहयोगी दल ने आपको बिहार में आपकी पारंपरिक सीट भी नहीं दे पाई, आपको दरकिनारा कर दिया, आपके नेता को मंच भी नहीं दिया। कि देखिए, आपको यह समझना है कि आपकी स्थिति क्या है। आपके सहयोगी दल आपको नहीं पूछ रहे हैं। सपा भी आपके साथ में वही करता है, आम आदमी पार्टी भी वही करता है। और यहाँ तो आपके नेता को तो मंच, मुझे याद है पप्पू यादव जी वाले सीट पे क्या हुआ, जिनको आपने बुलाया सफ्रेम के अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, लेकिन आप सीट भी ना दिला पाए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि जहां कांग्रेस एक 90 के दशक में कभी हुआ करता था बिहार में सरकार, उसके बाद खात्मा हो गया। खात्मा में किसने किया? आपके ही सहयोगी ने। और आज आपको सत्ता में आने के उन्हीं के पिछलगू का बन के घूमना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस मजबूत यात्रा निकाल लीजिए, और मजबूत हो जाए तो फिर अकेले चुनाव भी लड़ लीजिए। फिर यह न कहना पड़ेगा कि सभी यहाँ एलिजिबल है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आशुतोष जी कह रहे थे सबसे अभी काबिल और युवा नेता जो है वो अखिलेश यादव जी ही है। उसका जवाब दे देंगे मुझे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन अब अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, देखिए 2024 में अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें महिलाओं में तो आप अपने वोट परसेंटेज को बरकरार रखें, लेकिन अगर आप युवा में देखें तो एक ट्रेंड दिखाई देता है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्या यही वजह है कि नए सिरे से सदस्यता अभियान, ये पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर, क्या आप लोगों को ये एहसास हो रहा है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना हो? क्योंकि राहुल तो स्ट्रैटेजी पर राहुल गांधी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय जी। देखिए अंजना जी, राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ जब वर्तमान की बात न करे, सिर्फ अतीत की बात करके उसी में गुमा रहे, तो समझ जाइए कि उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया। आज हमारी तारीख में सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे पास सभी प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, 40 उम्मीदवार हैं। हमें अभी जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई, आपके पास उम्मीदवार हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री बदलने की बात होगी तो हमारे पास लिस्ट है लंबी, इसलिए उस बहस पे मत जाइए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में हम बिल्कुल एसेस करते हैं, और ये सदस्यता अभियान हमारा ड्यू था, ये पिछले ही साल होना था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे टाला गया था। और चुनाव में जो 24 के चुनाव में जो ट्रेंड मिले हैं, जो चीज मिली है, और युवाओं को इस देश में कौन नहीं आकर्षित करना चाहेगा? कौन राजनीतिक दल? आप बताइए, 35 साल से नीचे की हमारी आबादी लगभग 60% है। बिना युवाओं का देश चलेगा कहां से? हम भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। हम तो आज इसमें भी खुश हैं कि आधी आबादी का भी हमें साथ मिल रहा है, युवाओं का भी मिल रहा है, और उनकी भागीदारी सत्ता में कैसे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि वैसे हुआ जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, कोई परिवार में राजनीति में नहीं हो, वैसे युवा राजनीति में आगे आए। ये सब क्या है? ये सब युवाओं को ही आकर्षित करने का, उनको प्रेरित करने का एक मूल मंत्र है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इसी मंत्र पे चल रही है, भाजपा भी इसी मंत्र पे चल रही है, और हमारा फोकस निश्चित तौर पे युवाओं पे है। आज की तारीख पे हम कंपटीशन मोड में नहीं है ना, कि मैं ज्यादा युवा हूं तो मैं चिर युवा हूं तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। तो अगर उस मोड में आप रहिएगा, और हम प्रधानमंत्री थे 50 साल से, रही संविधान की बात, आपके दर्शकों को एक बात याद करा देता हूं। नॉर्मली अगर चुनाव के समय किसी भी कैंडिडेट की मृत्यु होती है तो उस सीट के चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है।
1991 का चुनाव संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। राजीव गांधी जी की असामयिक मृत्यु पे पूरा चुनाव स्थगित कर दिया गया था 1 महीने तक। ये थी संविधान की वैल्यू। और ये था उस वक्त इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस का इकोसिस्टम कि सत्ता में नहीं रह के भी वही होता था जो कांग्रेस चाहती है। आज जो ये बिलबिलाहट, बौखलाहट और छटपटाहट इसलिए हो रही है ना, क्योंकि ये इकोसिस्टम टूट रहा है और ये इकोसिस्टम टूट जाएगा 5 साल में। ये लोग भी जानते हैं और इसीलिए फिर सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। क्या उस वक्त संविधान का ध्यान रखा गया था? इसलिए संविधान की बातें कांग्रेस ना करे तो बेहतर है, फंसीएगा अपने ही जाल में। 75 में इमरजेंसी लगाने वाले संविधान की बात करते हैं। मुझे देश में आश्चर्य लगता है कुछ लोग इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब सुरेंद्र जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आशुतोष जी आपके पास आते हुए, देखिए आप लोग बार बार ये कहते हैं, और अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या फैजाबाद की सीट दरअसल लोकसभा की जीते हैं, वो तो वैसे ही ट्रॉफी है आप लोगों के लिए। कभी राहुल जी उनको दिखाते हैं पार्लियामेंट में, कभी अखिलेश जी दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि देखिए हिंदुत्व, मैं आज उत्तराखंड के देहरादून में हूं और यहीं पर बद्रीनाथ की सीट भी बीजेपी विधानसभा में हारी, तो कि ऐसे जगह से ये हार रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा, ये एक एक्स्ट्रापोलेशन हो रहा है जो कि वाजिब भी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाने आप 2024 के चुनाव में उतरे थे, लेकिन एक बार फिर जनता ने एनडीए की सरकार बनाई, सबसे बड़ी पार्टी 240 सीटों के साथ बीजेपी बनी। यानी अगर हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला, पार्शियली बहुत सारी सीटें यूपी में बीजेपी हार गई राम मंदिर बनाने के बावजूद, तो दूसरी तरफ संविधान बचाओ वाला भी नहीं चला। इस देश की जनता ने नकार दिया कि हमारे देश का संविधान खतरे में है। इस देश ने आपको सत्ता नहीं दी, इस देश ने नहीं माना कि आप हर संस्थान पर पत्थर उछालिएगा। आप इस देश की जुडिशरी, आप इस देश के इलेक्शन कमीशन, अरे उसी इलेक्शन कमीशन के कहने पर तो यहाँ पर आम वोटर जाता है अपना वोट डालने को। हर संस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने की भी आपकी जो कोशिश थी, उसको जनता ने नकारा, आपको सत्ता नहीं सौंपी। क्या इस बात में दम नहीं है? अंजना जी, देखिए भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें 2 तरीके की चीज होती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को, 2019 को भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसका मतलब देश ने स्पष्ट बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और सत्ता देश की बागडोर संभाले। लेकिन 2024 के इलेक्शन में व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी। भारत की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि 2019 के विशालतम जो स्कोर है उससे नीचे खींच के वापस लेके आए। तो इसका मत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलना और ऊपर से नीचे गिरना और इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत में अभूतपूर्व जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये भारत की जनता ने एक आस दिखाई है कि हम कहां अपने आप को लेके जा रहे हैं। अब इसको चुनाव में किस प्रकार से भागीदारी से आके टीडीपी और दूसरे के सहारे से, जेडीयू के सहारे से सरकार बना लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये तरीका बिल्कुल साफ है, जब स्पष्ट बहुमत मिलता है तो क्लियर कट संदेश आते हैं। 2014 और 2019 हमने माना भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से परेशान है कि जो स्पष्ट संदेश भारत की जनता ने दिया था वो नहीं है। आज इनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है देश में, वो है बेरोजगारी। युवाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है और बेरोजगारी इससे बड़ा महामारी पूरे विश्व में अभी तक कहीं नहीं है ये जो भारत में दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 सालों में लगातार सारे परीक्षाओं के पेपर रद्द हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे चल रहे हैं, बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, लोग हताशा में खड़े हैं। अपने आस पड़ोस के हर दूसरे घर में देख लीजिए, आपके पास एक बेरोजगार दिख जाएगा और आप उसका मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं पकौड़े तल लो, आप कहते हो स्किल इंडिया बनाएंगे, आप कहते हो टैलेंट इंडिया बनाएंगे। स्थिति भयावह है और ये बेरोजगार से पीछे जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है उसके पास शब्द नहीं है इस बात को बोलने के लिए, इसलिए युवाओं ने अपना मुंह मोड़ा है। और आपके एक्सिस माई इंडिया सर्वे ने भी ये बात बताई है, ये बात बताया है। हाँ। अरे सर्वे मत बताइए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी बहुत दिलचस्प, मतलब सुरेंद्र जी, अच्छा हुआ सुरेंद्र जी, एक सेकंड मैं जवाब लूंगी। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई है, दिलचस्प, मैंने सोचा आपको टोक दूं। मतलब हमारे शो पर जब हम अभी हाल का सर्वे दिखा रहे थे, जो हमारा सालाना बाई एनुअली हम करते हैं 2 बार साल में सर्वे दिखा रहे थे इंडिया टुडे सी वोटर का, मतलब आलोक शर्मा ने क्या नहीं कहा, मतलब अपशब्द भी कहे सर्वेयर को।
और फिर उसी सर्वे का डेटा निकालकर आप लोगों ने कास्ट सेंसस के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो धन्य है आप लोग। लेकिन सवाल यह है कि हर संस्था पर जो पत्थर फेंकने की आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपको नहीं लगता है कि उसको जनता ने नहीं साथ दिया? लेकिन हाँ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे जो आपने उठाए, उसकी वजह से युवा वोटर्स आपकी तरफ आए। सुरेंद्र जी, इसके बाद मैं अजय आलोक जी जवाब लूंगी। अंजना जी, मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। पहली चीज, बहुत स्पष्ट रूप से अब शब्दों का किसी भी चैनल पर या किसी भी उसमें स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस में कोई स्थान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहता हूं, मुझसे आपकी असहमति होने का पूरा अधिकार है और मैं असहमत हूं आपसे, पूरी तरीके से असहमत हूं। तो लेकिन ये मेरा अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये कह दें कि साहब संविधान को नकार दिया है, संविधान बचाने की मुहिम को नकार दिया, तो आज की डेट में आपको सुनकर के भी अच्छा लगेगा और आप स्वयं कई बार बहस भी कर चुकी है। आज की डेट में ब्रॉडकास्टिंग बिल ला पाए ये लोग? अगर ये संविधान की ताकत ही तो है, राहुल गांधी जी की और इंडिया गठबंधन की ताकत ही तो है कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल भी नहीं ला पाए, ये लोग वक्फ बिल भी नहीं ला पाए, 45 लेटरल एंट्री भी इन लोगों को वापस लेनी पड़ी। आज की डेट में इन्हें हरियाणा का चुनाव टालने के लिए गुजारिश करनी पड़ रही है, इनके पास 44 जो लिस्ट थी वो इनको वापस लेनी पड़ी। ऐसे में आपको 1000 चीजों के उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने नजूल एक्ट इनको वापस लेना पड़ा। ये अगर आपको संविधान की ताकत या संविधान बचाने की लड़ाई की ताकत नहीं दिखती है, तो ये आपकी दृष्टि दोष हो सकती है। इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता, आप अपने यहाँ पर, आप एक एनलाइटेंड महिला हैं, आप स्वयं देख सकती हैं। एक सवाल, दूसरी बात, अभी इन्होंने युवाओं की, सुरेंद्र जी, एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रही हूँ। एक सेकंड, एक पॉइंटेड सवाल है, क्योंकि आपने सीधा मुझे भी बहस में आप ले आए। एक सेंसिबल आप इसकी दलील दे दीजिए कि पूरे सर्वे को धत्ता बताना और उसके बाद उसका एक हिस्सा का सेंसस वाला उठाकर ट्वीट करना, ये आपकी पार्टी का दृष्टि दोष नहीं बताता है? आप पहले तो बैठकर पूरे सर्वे को आप गलत बताइए, तो ये क्या आपकी पार्टी का दृष्टि दोष था कि पहले गलत बताया, फिर कास्ट सेंसस वाला उठा के और हमारे लिए ताली बजा दी सर्वे के लिए? या सर्वे का एक हिस्सा जो पसंद आया वो सही था? अंजना जी, सर्वे पर ही एक शेर सुन लीजिए, आप ही के उसका है। कहते ना, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है और सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। तो अगर सच बोलेंगे तो प्यासे मारे जाएंगे, आप भी नाराज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि हर आदमी को अपना काम करने का हक है। और रही बात सर्वे का, तो 1 तारीख का जो सर्वे था ना, सुन लीजिए ना, मैंने दे तो दिया ना मैंने आपसे कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। मैं तो वो सी सर्वे की बात कर रहा हूँ। आपने एक बात सिर्फ उठाई, उसका क्या फायदा था? नहीं, क्यों एक बात बताइए ना, हम क्यों नहीं उठाएं? आप हमको एक बात बताइए, हम क्यों नहीं उठाएं? उस बात को उठाएंगे, हम आगे भी उठाएंगे। हम असहमत भी होंगे आपसे और आपकी जो बात हमारे मतलब की होगी हम उसको उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं इस बात को, आगे भी उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? संविधान हमें इजाजत देता है, आपका चैनल इजाजत देता है, आप इजाजत देती हैं, आपसे असहमति है लेकिन मित्रता भी तो है। आप मुझे बताइए ना, तो हम क्यों नहीं उठाएंगे? आप उस असहमति का सम्मान आपको करना पड़ेगा। अजय भाई नहीं करते न करें, इनकी पार्टी नहीं करती है नहीं करें, लेकिन हाँ, अभी अजय भाई ने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा साहब की युवाओं की ताकत, फलाने की ताकत। अरे अजय भाई, बूढ़ी पार्टी हो गई आपकी, वृद्ध बुद्धि है आपके यहाँ पर। हमारे यहाँ को तो आपने जो बुद्धि कहना था कहा। आज की डेट में संसद में भारतीय जनता पार्टी बूढ़ों की जमात है और इंडिया गठबंधन जवानों की जमात है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी अनुपमा बहन से कहना चाहता हूं, अनुपमा जी चिंता मत कीजिए, आप जाति जनगणना पर हमारे साथ हैं या नहीं है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप बताइए, लेटरल एंट्री पर हमारे साथ हैं या नहीं है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। अगर आप आरक्षण पर हमारे साथ हैं या नहीं है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। अगर ये तीनों चीज नहीं हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को खतरे में ला रही है और कल की डेट में आप भी उस पाप की भागी बनेंगी। याद रखिएगा हमारी बात। अंजना जी, ठीक है अनुप्रिया जी, जल्दी से एक जवाब। अंजना जी, युवाओं का महागठबंधन
जो संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जब बोल रहे होते हैं बॉयकॉट करके चले जाते हैं। ऐसा युवा और ऐसे युवा के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन, जहां पे संसद में चर्चा में शामिल होना इनकी प्राथमिकता नहीं होती है। मुझे लगता है कि ऐसा अरे सुन लीजिए, आप बार बार हमारी चिंता ना करें। चिंता मुझे लगता है कि आपको ज्यादा कांग्रेस की करने की जरूरत है। आपने पूछा जाति रहित गणना की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं करा लेते हैं? आपकी कई राज्यों में सरकार है सुरेंद्र जी, वहां क्यों आप मुंह में ताला बंद करके बैठे हुए हैं? वहां आपका सरकार नहीं चल रहा है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आप जाति जनगणना में और जाति सर्वे में अंतर जानिए। अगर आपको अंतर नहीं पता तो राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके से मत बोलिए। बिल्कुल, अब सुन लीजिए मेरी बातों को। मैं जाति जनगणना और जाति सर्वे में अंतर जानिए। 2011 में 2011 अंतर जानिए पहले। जाति, अरे सुन लीजिए, मैं अंतर जान रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ गणना हुई है। अरे जान रही होती तो ऐसी बात करती आप। तो सुन तो लीजिए पहले। और हमने ये हिम्मत थी क्या बता रही हैं आप? आपको खुद ही नहीं पता। अच्छा, टोका टोकी नहीं, सुरेंद्र जी पूरा कर लेंगे। अरे राजपूत जी, सुरेंद्र जी, हमने रिपोर्ट भी पब्लिश किया और उसके बाद में हमने जाति रहित गणना के बाद में आरक्षण की सीमाओं को भी बढ़ाया। देखिए, आप में वो हिम्मत नहीं था कि आपने जाति रहित गणना कराया और कहा कि हम रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? और जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं करा रहे हैं? ये ढोंग रचना बंद कीजिए। और रहा कि आपके ही नेता ने माफी भी मांगा कि हमारी कांग्रेस की जो पिछली चली आ रही पद्धति थी, जहां पे हमने जाति आधारित गणना का सपोर्ट नहीं किया, जहां पे हमने महिला आरक्षण में कोटा की बात नहीं की, तो आप तो जनहित की बात ना करते हुए आप वैसी पार्टी हैं जहां परिवार को सत्ता दिलाने की बात करते हैं। अगर चिंता होती, लंबे समय से आपने शासनकाल किया है देश में, क्यों ऐसी स्थिति है देश की जहां पे आज भी बिहार में जो हमने रिपोर्ट पब्लिश किया, कई ऐसी जातियां हैं जिनको मुख्यधारा से जोड़ नहीं पाए, जिनकी स्थिति यह है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बिहार का बता रही हूँ, पूरे देश को आपने लूट लिया, आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इसका जवाब मुझे दे देंगे आप अपने शासनकाल की जिम्मेदारी बताइए। और ये आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, आपने माफी मांगा। हमारा स्टैंड शुरू से रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी तो बिहार पहला राज्य था जिसने स्वर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 3% का आरक्षण दिया था। तो हमारी सोच और हमारी आइडियोलॉजी के बारे में आप बात नहीं करिए। आपकी स्थिति देखिए आप कहाँ पे। ठीक है, अब अजय लोग जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। वो कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, आप देश को बताते हैं आप देश बचाने निकले हैं। इधर सदस्यता अभियान है, उधर डोजो प्लान है। डोज प्लान है। और संविधान बचाने की तो बात मैं बता ही चुका हूँ। 1991 1975 बड़ा संविधान बचाया था। जहां तक रही बेरोजगारी की बात, तो राजनीतिक बेरोजगार तो मुझे दो आपके चैनल पे दिख रहे हैं संजना जी। एक 7 साल से बेरोजगार है, दूसरा 10 साल से बेरोजगार है। राजनीतिक बेरोजगारी तो इन पे चढ़ी हुई है, चढ़ी रहेगी अगले 15-20 साल तक। कोई उपाय दिखता नहीं है मुझे नजदीक। और जहां तक रही सुरेंद्र भाई, हम वृद्धों की पार्टी है, बूढ़ों की पार्टी है, मुझे नहीं पता है मल्लिकार्जुन खड़गे क्या रणबीर कपूर लोग जैसे 2-4 और शुभचिंतक एक दूसरे के हो जाएगा तो पेड़ा करते हैं। नहीं, सुनिए। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो सचिन पायलट नहीं दिखता है, अशोक गहलोत दिखते हैं, बड़े जवान हैं, है ना। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बात की आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखते हैं, तब दिखते हैं कमलनाथ। कितने जवान थे। अरे क्या करते हैं यार आप लोग, अपनी पार्टी को खुद सड़ा के मार दिया, हम पे क्यों ठीकरा फोड़ते हैं? मरिए आप लोग उसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं? घूम फिर के एक ही परिवार के चारों तरफ नाचते रहिए, काटते रहिए। सोनिया जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सोनिया जी तो वृद्ध हुई नहीं कभी, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब बातें कहना छोड़िए, वृद्धों की पार्टी, बूढ़ों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जिसमें आज भी 25 साल की ऊर्जा है, 18 घंटे काम करते हैं नॉन स्टॉप, समझ गए। उतना काम करके दिखाइए, पसीना फेंक दीजिएगा, खून की उल्टी होने लगेगी, नहीं कर पाएंगे आप इससे, क्योंकि वो दैवीय शक्ति उनको मिली है। और आप लोग जिसको कटाक्ष करते हैं ना कि बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, आपके इन्हीं सब हरकतों के कारण आपका पतन हो रहा है और पतन होते जाएगा। मोदी जी उतना ही काम करते रहेंगे और उनका काम जनता को दिखता है। आपका डोजो प्लान, कभी बस में बैठिए, कभी इसी तरह से कुंग-फू खेलिए, कुश्ती खेलिए, कराटे खेलिए, स्कूल खोलिए, बढ़िया है, अच्छा है। युवाओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी, बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। मेरी नसीहत यही है आपको। चलिए, चूंकि अब अंत में हम पहुंच रहे हैं सुरेंद्र जी,
ओलंपिक्स को लेकर अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जितने प्लेयर्स गए हैं, एक बार वो ग्राफिक्स का डेटा दिखा दीजिए। हम दिखा रहे हैं हरियाणा हो, पंजाब हो, किस राज्य से कितने प्लेयर्स गए हैं ओलंपिक्स में। अगर वाकई खेलों की चिंता है तो ये एक अच्छी पहल भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इसको कहां तक ले जाने की सोच रही है? मतलब ये सिर्फ मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जानती, इसे मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी मार्शल आर्ट्स फॉर्म की बात राहुल जी कर रहे हैं वहीं तक सीमित रखेंगे आप लोग वाकई? क्योंकि खेलो इंडिया में तो स्कूलों से बच्चों को हर तरह के खेल से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें प्लान क्या है? वो क्या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का है या मार्शल आर्ट्स जो कि राहुल जी करते हैं? मैं तो फिर वही कहता, राहुल जी के लिए एक चीज है ना, कहते हैं मैं तो वो दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। अंजना जी, मैं तो वो दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल दूंगा रास्ता बन जाएगा। और आपने जो बात कही क्या नाम ओलंपिक्स की, तो सच बात यह है 600 करोड़ से ज्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह राज्य को दिए थे क्या नाम ओलंपिक की तैयारी के लिए रुपए, और मात्र 16 या 18 करोड़ रुपया दिया था हरियाणा को। आपके सामने है रिजल्ट क्या आया है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी खेलों में भी राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी राजनीति में भी खेल लेकर के आती है, और खेल से ही बनेंगे भी, बढ़ेंगे भी और आगे बढ़ाएंगे भी। और अजय आलोक जी जवाब, राजनीति श्री अजय आलोक जी जवाब, नेतृत्व में करेंगे। हम ऐसे नहीं करने वाले आप लोगों की तरीके से कि आप खेल पर आपका राजनीति जवाब करें, हम राजनीति में भी खेल लाएंगे। अजय आलोक जी अब जवाब सुन लीजिए सर, टाइम कम है, देखिए कम है। अजय आलोक जी, अजय आलोक बस हो जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2014 से लेके अभी तक भारत के खेल का प्रतिनिधित्व जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह खिलाड़ियों की सुविधा बढ़ी है, जिस तरह से हर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया, चाहे वो खेलो इंडिया खेलो, अलग अलग माध्यमों से जिस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ना पैसे की कमी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस तरह से बढ़ा रहे। कांग्रेस पार्टी को किसने मना किया था ये सब करने के लिए? किसने मना किया था? किसी ने नहीं किया था। इनकी समस्या वही है कि 10 साल में हमने वो कर दिया है जो आप 60 साल में नहीं कर पाए। हमारा स्केल और एक्सेलरेशन को आप कभी मैच नहीं कर पाइएगा, हमारा फैलाव और हमारी गति, पहले उससे मैच करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। अभी 2036 में ओलंपिक भारत में होंगे ना, वो एक अलग उपलब्धि होगी। और आज इस बार जितने मेडल जीत के लाए हैं उससे भी ज्यादा लाएंगे। की इजाजत देता है, वक्त इतने की ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।